हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल पर आधारित वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले भी 3 वीडियो जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल पर आधारित थी। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया हूं, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। इसमें जितना भी मैं एमसीक्यू कराया हूं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप सभी के लिए 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है लेकर आया हूं। वीडियो को पॉज करके आप सभी को इसका टेस्ट की तरह लेना है और बताना है लास्ट में कमेंट करके कि 25 में से आपका कितना सही होता है। सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता हो तो वहाँ पे आप मैसेज करिएगा, मैं उस डाउट को जरूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो टेस्ट का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट की तरह लीजिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आउट ऑफ 25 आपका कितना सही हुआ है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा कि संदेश भेजते समय प्रेषक की भावनाएं हावी हो, वह वस्तुनिष्ठता खो दे तो यह किस प्रकार की संचार बाधा है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस तरह के प्रश्न ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है और आप सही आंसर तक इसका जरूर पहुंच जाएंगे। प्रश्न यह है कि अगर कोई प्रेषक जो है संदेश भेजता है, और उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसका इमोशन है वो हावी वहाँ पे हो रहा है और वो अपनी जो वस्तुनिष्ठता है या फिर कह लीजिए जो उसका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव को खो दे रहा है, तो वह किस तरह के बाधा के अंदर आएगा। शारीरिक बाधा, भावनात्मक बाधा, संगठनात्मक बाधा या फिर भाषाई बाधा। ऑब्वियस सी बात है, इमोशनल बैरियर जो है वही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई भी मैसेज भेजते समय, संचार करते समय अगर उसका इमोशन जो है हावी हो रहा है और वो अपना ऑब्जेक्टिव खो दे रहा है कि भाई इस मैसेज का पर्पज़ क्या है, तो वहाँ पे भावनात्मक बाधा जो है आता है। दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी संगठन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लगातार होता रहे और अपवर्ड कम्युनिकेशन ना हो तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन हो ये दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, और अपवर्ड भी होना चाहिए, डाउनवर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ऊपर के जो बैठे लोग हैं वो अपना ही केवल कम्युनिकेशन देते रहे, अपने ही वहाँ पे बातों को रखते रहें, जो नीचे तबके को लोग हैं जो उनकी भाषाओं को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, इसके बाद एक्शन लेते हैं, इन लोग का कुछ फीडबैक ना लिया जाए। मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या खतरा होगा? कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा, नेतृत्व मजबूत होगा, टीम वर्क बेहतर होगा या फिर संदेश हमेशा स्पष्ट रहेगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है कि कर्मचारियों का मनोबल जो है गिरेगा, क्योंकि उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है, उनका फीडबैक लिया ही नहीं जा रहा है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब प्राप्तकर्ता प्रेषक की बॉडी लैंग्वेज और स्वर के आधार पर संदेश की अर्थ निकालता है तो यह कौन सी संचार की प्रक्रिया है? औपचारिक संचार, गैर मौखिक डिकोडिंग, मनोवैज्ञानिक संचार या फिर तकनीकी संचार। क्या इसका राइट आंसर है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, गैर मौखिक डिकोडिंग, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे बात कर रहा है ना कि जब प्राप्तकर्ता जो है प्रेषक की बॉडी लैंग्वेज और स्वर के आधार पर संदेश का अर्थ निकालता है, मतलब वो बोल रहा है उस पर नहीं, जो आवाज़ निकाल रहा है, जो लिपसिंग कर रहा है, और जो मतलब कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, कुछ बातों को रख रहा हूँ, अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस चीज़ को अगर कोई अर्थ निकालता है सुनने वाला, तो किस तरह का भाई, वो गैर मौखिक डिकोडिंग के अंदर होगा, क्योंकि वो बोल के नहीं, बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे रीड करने का काम कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि यदि टीम लीडर सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर देता है तो यह कौन सा पारस्परिक कौशल को दर्शाता है? आत्मविश्वास, सहानुभूति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। हमारे देश में सभी को बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है। तो अगर कोई टीम लीडर ऐसा करने देता है कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉई हैं, उनको भी अपनी बातों को रखने का अवसर दे रहा है, तो कह सकते हैं एक तरह का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
पांचवा है कि नॉइज़ शब्द संचार प्रक्रिया में किसे दर्शाता है, केवल ध्वनि को, तकनीकी साधन को, केवल भाषाई समस्या को, या फिर संचार की स्पष्टता में बाधा डालने वाला कोई भी तत्व। राइट आंसर आपको इसका पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा कि कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन की जो स्पष्टता होता है, जो क्लियरेंस होता है, उसमें कोई भी अगर तत्व बाधा डालता है तो उन सभी तत्वों को, उन सभी एलिमेंट्स को हम नॉइज़ के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। छठवां प्रश्न है, किसी समूह में यदि कॉन्फ्लिक्ट को सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो संचार पर क्या असर होगा? नकारात्मक प्रभाव होगा, सकारात्मक रचनात्मक प्रभाव होगा, कोई असर नहीं होगा, या फिर केवल औपचारिक होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सकारात्मक और रचनात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर किसी टीम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 लोग 3 लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है और उसको सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए, ठीक है, क्योंकि विचारों का मतभेद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर उसको सही तरीके से देखकर जो उचित विचार होगा उसको अगर फोकस किया जाएगा तो एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और एक रचनात्मक प्रभाव भी देखने को जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समझे तो यह कौन सा तत्व है? मानसिक छानबीन, या फिर कह लीजिए मेंटल फिल्टरिंग, भाषा बाधा, संगठनात्मक शोर, या फिर भावनात्मक बाधा। इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक छानबीन। मेंटल फिल्टरिंग का काम है, क्योंकि भाई अगर मान लेते हैं मैं कोई बात कोई रख रहा है, ठीक है, उसकी भाषाओं को, उसके जो मैसेज है उसको मैं सुनता हूँ, उसके संदेश को देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, इसके बाद मेरे पास जो पहले का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं उसके मैसेज को अगर समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो हम इसको मेंटल फिल्टरिंग कहते हैं, मानसिक छानबीन कहते हैं। 8वां प्रश्न है कि अच्छा पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए सबसे कठिन कौशल कौन सा माना जाता है? श्रवण कौशल, आदेश देने की क्षमता, तकनीकी लेखन, या फिर आलोचना करना। 8वां प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हियरिंग स्किल है, ठीक है, जो सुनने की क्षमता होता है, हियरिंग स्किल्स। देखिए कई बार से आप देखे होंगे कि अब आप 2 लोग अगर कोई बात कर रहे हों, अगर आप अपनी बातों को रख रहे हैं तो सामने वाला ध्यान से सुनता नहीं है, वो बीच बीच में अपनी बातों को भी रखते रहता है। तो यह एक सही तरीका नहीं माना जाता है एक अच्छा पारस्परिक संबंध के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो जब आप अच्छे से किसी को बोल रहे हो तो वो पहले अपनी बातों को, मेरी बातों को सुन ले, सुनने के बाद वो अपनी बातों को रखे, तब जाके वो एक सही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर रखा जाता है। लेकिन आप बोल रहे हो, बार बार वो बीच में टोक रहा है, तो ये सही नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको श्रवण कौशल के अंदर रखते हैं, नहीं तो, और ये बहुत अच्छी बात है, किसी के अंदर हियरिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बहुत कठिन से मिलता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आप बोलेंगे और सामने वाला सुनते रहे, इसके बाद वो अपना रिप्लाई करे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि प्रबंधक का संदेश स्पष्ट हो लेकिन अधीनस्थ उसे गलत समझ लें तो सबसे बड़ी गलती किसकी मानी जाएगी? प्रेषक की, प्राप्तकर्ता की, माध्यम की, या फिर संगठन की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वो अपनी बातों को, संदेश को स्पष्ट रख रहा है, लेकिन जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो गलत समझ ले रहे हैं। तो इसमें जो प्राप्तकर्ता हुए, जो एम्प्लॉय हुए, जो अधीनस्थ हुए, ठीक है, एम्प्लॉय हो गए या फिर जो अधीनस्थ हो गए, वो उनकी समस्या हो गई ना भाई। तो ये गलती इनकी मानी जाएगी, ना कि मैनेजर, प्रबंधक का। 10वां प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गैर मौखिक भाषा, पोस्चर या फिर आई कांटेक्ट से विरोध प्रकट करता है तो यह किस संचार का हिस्सा होता है? मौखिक संचार, तकनीकी संचार, गैर मौखिक संचार, या फिर औपचारिक? इसका आंसर भी आप सभी को पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी, गैर मौखिक संचार के अंतर्गत में ये आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। 11वां प्रश्न है कि यदि संचार में फीडबैक नहीं मिले तो संचार प्रक्रिया किस प्रकार मानी जाएगी? अधूरी, पूर्ण, प्रभावी, या फिर सरल? ऑप्शन नंबर डी, ये अधूरा ही माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि संचार में फीडबैक की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। जब आपको फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, या फिर आप किस तरह का प्रेषण कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो एक फीडबैक की आवश्यकता जरूर होती है। बिना फीडबैक का वो जो संचार की प्रक्रिया है वो इनकम्प्लीट, अधूरी मानी जाती है। 12वां प्रश्न है, किसी संगठन में ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सूचना छिपाना, सही सूचना समय पर उपलब्ध कराना, अफवाह फैलाना, या फिर केवल मौन रहना? बताइए।
तो सूचना जो है सही समय पर उपलब्ध हो जाए, इसी को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है कि यदि नेता अपने निर्णय थोपता है और दूसरों को बोलने का अवसर नहीं देता तो यह कौन सी नेतृत्व शैली है? सहभागी, लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी या फिर स्वतंत्र? किस तरह का है भाई, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अधिनायकवादी नेतृत्व शैली कहलाता है। ठीक है, कोई नेता जो है अपनी जो भी निर्णय ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, उसी को थोप दिया, दूसरों को बोलने का अवसर भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम अधिनायकवादी नेतृत्व शैली के अंदर रखते हैं। 14 प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस उच्च हो तो वह पारस्परिक कौशल में किस में श्रेष्ठ होगा? आदेश देने में, दूसरों की भावनाएं समझने और नियंत्रित करने में, तकनीकी कार्य करने में, या फिर मौन रहने में? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि एक इमोशनल जो आदमी होगा वही सामने वाले की इमोशन को समझ पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज कि सिमेटिक बैरियर का संबंध किससे होता है? ये क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं फिर से इसको डाल दिया हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिमेटिक बैरियर क्या रहता है? शारीरिक स्थिति, अर्थ और भाषा से जुड़ी समस्या, संगठनात्मक स्तर या फिर मानसिक अस्थिरता। तो जहाँ पर अर्थ और भाषा से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसको हम सिमेटिक बैरियर के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न है कि यदि संदेश औपचारिक रूप से नीचे की ओर जाता है और अनौपचारिक रूप से ऊपर की ओर लौटता है तो यह किस प्रकार का संचार है? मिश्रित संचार, बहुमुखी संचार, क्रॉस संचार या फिर फीडबैक संचार? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मिश्रित संचार हो गया। ठीक है, मिक्सचर कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर से जो ऊपर के बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो लोग अपना जो भी संदेश है वो नीचे की ओर भेजते हैं। ठीक है, वो लोग भेजेंगे तो एक तरह का फॉर्मल टाइप का होगा। ठीक है, औपचारिक टाइप का होगा। लेकिन जो नीचे अधीनस्थ लोग हैं, इनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद ये अपना फीडबैक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं। लेकिन वो फॉर्मल तरीके का नहीं है, वो इनफॉर्मल तरीके का हो गया। ठीक है, तो इसको हम मिश्रित के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न है कि जब किसी संगठन में क्रॉस कम्युनिकेशन अधिक होता है तो क्या लाभ होता है? गलतफहमी बढ़ती है, अनुशासन भंग होता है, निर्णय धीमे होते हैं या फिर सूचना तेज और पारदर्शी होते चले जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सूचना जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत तेजी से और पारदर्शी रहती है, ट्रांसपेरेंट रहता है क्रॉस कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि यदि अधीनस्थ अपने नेता से भयभीत हों तो कौन सा कौशल सबसे कमजोर माना जाता है? तकनीकी कौशल, पारस्परिक कौशल, भाषा कौशल या संगठनात्मक कौशल? ऑप्शन नंबर बी, इंटरपर्सनल स्किल जो है इसी को कमजोर माना जाता है। ठीक है, जब कोई अधीनस्थ है वो केवल नेता की बातों को सुन सकता है, अपनी बातों को नहीं रख सकता। नेता जो है अपनी बातों को थोप देगा और अधीनस्थ को बस उसको करना होता है, कोई फीडबैक नहीं देगा, किसी तरह का उसका उसमें कह लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा, केवल नेता की बातों को ही करना है। तो ये यहाँ पे पारस्परिक कौशल जो है कमजोर देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। अब प्रश्न है कि 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन को 1 वे कम्युनिकेशन से बेहतर क्यों माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप खुद भी आंसर दे सकते हैं। बताइए कि जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है क्यों 1 वे कम्युनिकेशन से बेटर होता है? इसमें फीडबैक मिलता है, इसमें समय अधिक लगता है, ये हमेशा औपचारिक होता है या फिर इसमें गलतफहमी बढ़ती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 वे कम्युनिकेशन का मतलब जैसे हमने नेता वाला देखा कि जो नेता है वो अपने अधीनस्थ के ऊपर केवल अपनी जो भी डिसीजन है उसको थोप देता है, ये हमको 1 वे कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, और हमने देखा कि 1 वे कम्युनिकेशन के अंदर जो इंटरपर्सनल स्किल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यही 2 वे कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, कि नेता जो है अपनी बातों को अधीनस्थ के पास रखता है और अधीनस्थ के पास भी अधिकार है कि भाई उन बातों पे विचार करे, इसके बाद अपना डिसीजन बताए कि भाई ये सही नहीं, इसमें और ये कुछ होना चाहिए, तो उसको हम बेहतर मानते हैं। इसीलिए 2 वे कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फीडबैक जो है मिलते रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न देखिए कि यदि संदेश अत्यधिक तकनीकी भाषा में हो और श्रोता सामान्य व्यक्ति हो तो संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्टता बढ़ेगी, अस्पष्टता और भ्रम होगा, प्रभावशाली बढ़ेगी या फिर प्रेरणा बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी बहुत आसान है, सही तरीके से आप पहुंच सकते थे उत्तर तक। देखिए, जैसे कि जो संदेश देने वाला है, जो मैंने कोई मैसेज दिया, कोई संदेश भेजा, लेकिन उसका टेक्निकल लैंग्वेज जो है
जो टेक्निकल लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या ऐसा लैंग्वेज है कि हर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। जो श्रोता है, जो लिसनर है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। वो एक नॉर्मल सा आम आदमी है जो टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझता। तो उस केस में मैं क्या मैसेज भेजा हूँ, क्या मेरा संदेश है, वो समझ ही नहीं पाएगा, स्पष्ट रहेगा और उसको भ्रम होगा कि किस बारे में बोल रहा है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। प्रश्न है कि यदि संवाद केवल आदेशात्मक और संवादात्मक न हो, केवल आदेशात्मक हो और संवादात्मक न हो तो किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? द्विपक्षीयता का सिद्धांत, औपचारिकता का सिद्धांत, मौन सिद्धांत या फिर सूचना का सिद्धांत? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द्विपक्षीयता का सिद्धांत मतलब टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन या फिर कह लीजिए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इसका प्रॉब्लम होगा। क्योंकि भाई अगर आदेशात्मक हो, केवल एक व्यक्ति जो है, जो सीनियर है, केवल जूनियर्स के ऊपर अपनी बातों को वो रख रहा है, आदेश की तरह दे रहा है, ऑर्डर बस दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले हैं, अधीनस्थ हैं, वो उनके साथ कोई संवाद है ही नहीं, अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे द्विपक्षीयता का सिद्धांत, टू वे कम्युनिकेशन है, उसका यहाँ पे उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि अच्छे नेगोशिएशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? मौन रहना, आदेश रहना, सहानुभूति और समझौता होना या फिर आलोचना करना? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहानुभूति और समझौता। नेगोशिएशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? नेगोशिएशन करने का मतलब क्या होता है? एक सामने वाले का साथ सहानुभूति हो और उसके साथ समझौता बन जाए, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न है कि यदि संगठन में सूचना छिपाई जाती है तो कौन सा परिणाम होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी, अफवाहें, अंधविश्वास बढ़ेगा, विश्वास मजबूत होगा या प्रेरणा बढ़ेगी? किसी संगठन के अंदर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको छिपाया जाएगी तो भाई अफवाहें बढ़ेगी, अविश्वास बढ़ेगा, पारदर्शिता कैसे बढ़ेगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि जब कोई कर्मचारी अपने सहकर्मी से केवल आधा संदेश ही साझा करता है तो यह कौन सी बाधा है? चयनात्मक संचार, भावनात्मक संचार, तकनीकी बाधा या फिर संगठनात्मक बाधा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए चयनात्मक, सेलेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि भाई जो कर्मचारी, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ जो मेरा कलीग है, जो सहकर्मी है, उससे मैं पूरी अपनी बातों को, जो पूरा जो मैसेज है उसको मैं उसके साथ साझा ही नहीं कर रहा हूँ, आधा अधूरा ही उसको बता रहा हूँ, मैं केवल सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही उसको दे रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे उसको? चयनात्मक संचार, सेलेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि संवाद में सहानुभूति, एम्पैथी पूरी तरह से अनुपस्थित हो तो पारस्परिक संबंध कैसा होगा? विश्वासपूर्ण, नकारात्मक और अस्थिर, प्रेरक या फिर सहयोगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा। 25 में से कितना आपका सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस तो मुझे लगा इजी थे, एक दो क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप से था, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। 25 में से कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, सीजी पुलिस के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट आपको चाहिए, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, आप शॉर्ट्स को जाके ज़रूर देखिएगा। पहला दूसरा शॉर्ट्स ही होगा, आपको दिख जाएगा। और जो कोई लोग अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाया हूं, तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं यूट्यूब के अंदर पढ़ाऊंगा ही, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपसे भी करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहें, समय आपके पास बहुत कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।